नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर और विजन कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, हम निरंतर साइंस में फिजिक्स को लेकर के इस समय चर्चा करते हैं। कल किसी तकनीकी खराबी के कारण दोस्तों हमारी क्लास नहीं आ पाई थी। अब निरंतर से आपको क्लासें रेगुलर मिलेगी, ठीक है। तो आपको बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। इस YouTube चैनल के साथ में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में आपको लगातार बने रहना है और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से निरंतर बनाए रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी क्लासें मिल रही है वो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है। बस दोस्तों, हमें ज़रूरत है आपके सहयोग की। और वो सहयोग क्या है? वो सहयोग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक किया करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो, सेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट छोड़ना है। हम कमेंट पढ़ करके आपके समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो मैं किसी देरी के आगे शुरू करता हूं आज का हमारा बचा हुआ जो लेक्चर है उसके बारे में। और तरंग का तीसरा वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे, ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग का प्रकार। किसके आधार पर दोस्तों? ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगों का प्रकार। ये हमारा तीसरा वर्गीकरण है तरंग का। और कौन सा है? ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग का प्रकार। ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, संचरण के आधार पर तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था कणों के कंपन के आधार पर तरंग का प्रकार। और कितने प्रकार की तरंगे थी? बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताओ कितने प्रकार की तरंगे हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। तो आप कहोगे गुरुजी, हमने पिछली क्लास के अंदर जो तरंगे पढ़ी थी वो माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन के आधार पर तरंगे पड़ी थी और दो प्रकार की पड़ी थी। एक तो अनुप्रस्थ तरंगे पड़ी थी और एक अनुदैर्ध्य तरंगे पड़ी थी, ठीक है ना। ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। द्रव में उत्पन्न तरंगे एक प्रकार की, याद रखना है क्या है? द्रव के अंदर उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और याद रखना है किसी गैस में उत्पन्न तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। और सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो आपकी याद रखना कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठोस में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। और याद रखना है द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। चले आगे। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग कौन कौन सी होती है? तो आप याद रखना, पहली होती है आपकी कौन सी है दोस्तों? इसके अंतर्गत पहली जो आपकी तरंग आ जाएगी वो आ जाएगी प्रगामी तरंग। कौन सी आ जाएगी? प्रगामी तरंग आ जाएगी। और प्रगामी तरंग को अपन कहते हैं, याद रखना है, प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो देखना क्या कहलाती है? आपकी प्रगामी तरंग। और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हम इसे? तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपकी तरंग है, कौन सी तरंग हो, जैसे आपकी यहां से एक ही तल में आपने किसी भी प्रकार की तरंग को उत्पन्न करवाया और वो निरंतर इस साम्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार क्या बढ़ रही है ना, इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार आगे बढ़ रही है। माध्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार क्या बढ़ रही है भी? इस एक ही तल के आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। और अपनी ऊर्जा को यहाँ पर क्या कर रही है भी? स्थानांतरण कर रही है। तो हम उसे कहेंगे, याद रखना, प्रगामी तरंग। यानी जब हम किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न कराते हैं तो माध्यम के कण अपने
साम्य स्थिति के दोनों तरफ लगातार आगे बढ़ते हैं, एक ही तल पर लगातार आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण करते जाते हैं। इस प्रकार की जो तरंगे हैं, याद रखना है, वो समतल प्रगामी तरंगे कहलाएगी। कौन सी तरंगे कहलाएगी? समतल प्रगामी तरंगे कहलाएगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तरंगें जो किसी माध्यम में, आप ये कह सकते हो किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसी तरंगें, किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसी तरंगें जो अपने माध्यम, किसी माध्यम में उत्पन्न ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ एक ही तल के दोनों तरफ, या आप ये कह सकते हो एक ही तल के दोनों तरफ माध्य स्थिति में एक ही तल के दोनों तरफ कंपन करते हों तो उसे समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे याद रखना है, ये आपकी कौन सी तरंगों द्वारा उत्पन्न करवाई जा सकती है? तो आप कहोगे पानी के अंदर, मान लीजिए ये क्या है, ये पानी है और इस पानी के अंदर आपने क्या डाला भाई? पत्थर डाल दिया। तो पत्थर डालने के बाद में पानी से यहाँ से तरंगे उठती है इस प्रकार से और अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करती है भाई? गति करती है। तो हम इसे कहेंगे, याद रखना है, प्रगामी तरंगे। और ये प्रगामी तरंगे ऊर्जा का क्या करती है? ऊर्जा का अपने माध्यम में क्या करती है? ऊर्जा का क्या करती है भी? संचरण करती है। ऊर्जा का क्या करती है? संचरण करती है। तो हम इसे कहेंगे प्रगामी तरंगे। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर, तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी तरंग है? तो आप कहोगे, याद रखना है, प्रगामी तरंग है। कैसी तरंग है? प्रगामी तरंग है। इसके साथ साथ में आप याद रखना है, ये भी कह सकते हो डोरी में उत्पन्न जो तरंग है वो भी कैसी तरंग है? डोरी में उत्पन्न तरंग है, वो भी कैसी तरंग है? तो आप कहोगे प्रगामी तरंग है। डोरी में उत्पन्न तरंगे कैसी तरंग है? याद रखना है, प्रगामी तरंग है। तो कोई भी माध्यम है, उस माध्यम में यदि माध्यम के कण हैं वो साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार क्या करते हैं? कंपन करते हैं, इर्द गिर्द दोनों ओर कंपन करते हैं, तो हम उसे कहेंगे प्रगामी तरंग। और प्रगामी तरंगे हैं वो याद रखना है माध्यम में ऊर्जा का क्या करती है? संचरण करती है। तो ये याद रखना है, तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे प्रगामी तरंगे है। डोरी को आप हिला रहे हो तो याद रखना है एक ही तल के दोनों तरफ क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो याद रखना है वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रगामी तरंगे कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, अगर ये चीज़ समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करोगे, क्लास को शेयर करोगे, ठीक है ना। और अपना कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिख करके कमेंट डालोगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं। आगे चलें तो दूसरा जो आपका आएगा ना, वो दूसरा प्रकार है आपका कौन सा बताओ? अप्रगामी तरंगे। इसी के अंतर्गत आ जाएगी दूसरी आपकी कौन सी भाई? अप्रगामी तरंगे, है ना। अप्रगामी तरंग, अप्रगामी जो तरंग है उसको अपन याद रखना है क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं भी? स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं?
स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अप्रगामी तरंगे स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स के नाम से अपन इसे जानते हैं, वेव्स, ठीक है ना, स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे कौन सी होती है? देखो, यदि आवर्ती कैसी है, दो तरंगे हैं और दो तरंगे कैसी है भाई? प्रगामी तरंगे हैं। दो प्रगामी तरंगे जिनकी आवर्ती क्या है? जिनकी आवर्ती क्या है? जिनकी आवर्ती समान है और जिनकी, याद रखना है, जिनके आयाम भी क्या है? जिनके आयाम भी याद रखना है समान है। और दोस्तों आपको याद रखना है जिनकी चाल भी क्या है? वेग भी क्या है? चाल भी समान है। तो ऐसी दो तरंगे जो एक बद्ध माध्यम में क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए, या इनको उत्पन्न करवाया जाए, है ना। लेकिन दिशा कैसी हो? लेकिन दिशा कैसी हो? दोनों की विपरीत हो। दिशा कैसी हो? दोनों की बताओ, विपरीत हो। तो दो प्रगामी तरंगे जिनकी आवर्ती समान है, आयाम समान है, चाल भी समान है, और इनको यदि इनकी दिशा विपरीत है और किसी बद्ध माध्यम में इसको क्या करवाया जाए? उत्पन्न करवाया जाए, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। ऐसी तरंगों को अपन बोलते हैं अप्रगामी तरंगे। क्या बोलते हैं? अप्रगामी तरंगे। मान लीजिए ये एक तरंग है और ये तरंग याद रखना है इधर से इधर जा रही है। किधर से किधर जा रही है? इधर से इधर जा रही है ना। और जो दूसरी तरंग है ना, मैं कहूँ इधर से किधर जा रही है? भी इधर जा रही है। और जो दूसरी तरंग है वो इधर से किधर आ रही है? तो आप कहोगे इधर से, ये देखो इधर से किधर आ रही है? भी इधर आ रही है। और दोनों एक दूसरे पर क्या हो रही है? दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। ये यहां पर अध्यारोपित हो गई है, ये यहां पर क्या हो गई है? अध्यारोपित हो गई है। तो ऐसी तरंग है वो आपकी कहलाती है, याद रखना है, अप्रगामी तरंगे। क्या कहलाती है? अप्रगामी तरंगे। और इनके दौरान याद रखना है ऊर्जा का क्या नहीं होता? ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। तो यहां पर ऊर्जा का क्या नहीं होता? ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊर्जा का क्या नहीं होता? स्थानांतरण नहीं होता। ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? इधर देखो, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊर्जा लेकर के ये तरंग आगे बढ़ रही है, उतनी ही ऊर्जा लेकर के ये तरंग वापस आ रही है इधर। तो दोनों की ऊर्जाएं क्या हो जाएगी दोस्तों? समान हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है ना। जितनी ऊर्जा लेकर के ये तरंग आगे आ रही है, उसी प्रकार से ये तरंग उतनी ऊर्जा लेकर के वापस जा रही है। तो याद रखना दोनों की ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होता। तो ऐसी तरंगे ऊर्जा स्थानांतरण नहीं कर पाती है, इन्हें अपन कहते हैं अप्रगामी तरंगे। तो गुरुजी इनके एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? देखो, इनको अपन दोनों तरंगों से उत्पन्न करवा सकते हैं। कैसे? जैसे इन्हें अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कराया जा सकता है, और इन्हें अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के द्वारा भी क्या कराया जा सकता है? उत्पन्न करवाया जा सकता है। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें कौन सी होती है? इधर देखो, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कौन सी होती है? तो देखो, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के अंतर्गत आप याद रखोगे कौन कौन सी? जैसे सितार है, जैसे सितार है, ठीक है ना। जैसे गिटार है, ठीक है, गिटार है। जैसे वीणा है, ठीक है, गिटार है, सितार है, वीणा है। इसके साथ साथ में आप याद रख सकते हो दोस्तों कौन सी चीजें? सितार, गिटार, वीणा, ठीक है ना। और आपके इकतारा भी कह सकते हो इसको, इकतारा, ठीक है ना, इकतारा और वायलिन, है ना, वायलिन। इनके अंदर जो उत्पन्न तरंगे होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी, याद रखना है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। कैसी होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, है ना, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में आपकी तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे कौन कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग जो है वो कौन सी होगी? तो याद रखना है आपको दोस्तों, इसके अंतर्गत आएगी आपकी बांसुरी, है ना,
इसके अंतर्गत आएगी। बांसुरी के बाद में आप लिख सकते हो, याद रखना कौन सा, बिगुल लिख सकते हो, है ना, बांसुरी है, बिगुल है, और आप लिख सकते हो दोस्तों क्या, याद रखना है बीन, है ना, जैसे बीन, है ना, बीन, ये क्या है, ये याद रखना है बीन, और जो है बांसुरी है और बिगुल है, ये आपकी अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे हैं। क्या आपको अप्रगामी तरंगे समझ में आया? अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को दोस्तों बस शेयर करना है, आपको ये बोलना है भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, बस इतना काम का आपको करना है। समझ में आ जाएगा, जरूर आएगा, समझ में क्यों नहीं आएगा, एकाग्र होकर के बैठो, ठीक है ना। और इतना अच्छा कंटेंट यदि आप पढ़ोगे तो याद रखना है कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन 100% न तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। दोबारा यदि आप पढ़ने बैठोगे, इस लेक्चर को दोबारा से देखोगे तो याद रखना, फिर दोबारा देखोगे तो कुछ चीज़ें और समझ में आएगी, है ना। धीरे धीरे करके आप साथ साथ में नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई है। और दोस्तों जितना करवाया गया उतना पढ़ लेना, 100% आप प्रश्न को फोड़ के आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक बार के लिए आप इतना ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बातें हैं और वो बातें आपको याद रखनी है। जैसे आपने अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ी थी, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ी थी आपने। कौन सी तरंगे पढ़ी थी? विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ी थी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे गामा किरणें, है ना, गामा किरण की खोज किसने की है ना, एक्सरे किरण की खोज किसने की है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज किसने की है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपने दृश्य प्रकाश पढ़ा था, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपने पढ़ा था अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की खोज किसने की है। और आपने पढ़ा है दोस्तों, याद रखना है, आपने पढ़ा है एक रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों की खोज किसने की है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें और यूवी अल्ट्रावायलेट है, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरण है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आपकी रेडियो तरंग है, इनकी खोज किसने की है? तो देखो गामा किरणों की खोज की है हेनरी बेकुरल ने, और याद रखना है एक्स किरण की खोज की है रोंटजेन ने, ठीक है ना। गामा किरण की खोज किसने की है? तो आप कहोगे हेनरी बेकुरल ने। किसने की है? हेनरी बेकुरल ने की है, ठीक है ना। और याद रखना है हेनरी बेकुरल ने की है, और इसकी खोज की है रोंटजेन ने। किसने की है? रोंटजेन ने इसकी क्या की, अभी खोज की है। गामा किरणों की बताओ आवृत्ति लेमडा क्या होती है? लेमडा कम होती है, तो याद रखना है आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होती है, इसका मतलब इनकी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा भी अधिक होती है। और याद रखना है वेदन क्षमता क्या होती है? वेदन क्षमता भी याद रखना है, वेदन क्षमता भी आपको याद रखना है अधिक होती है। वेदन क्षमता भी कैसी होती है बताओ? अधिक होती है। गामा किरणें जो है उनकी याद रखना है आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है, लेमडा कम होता है, ऊर्जा अधिक होती है, वेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। एक्स किरणों की जो खोज है याद रखना है, एक्स किरणों की खोज रोंटजेन नामक वैज्ञानिक ने की है। इसके साथ साथ में गामा किरणों को आप एक चीज और याद रखोगे कि गामा किरणें जो होती है ना, वो याद रखना है आवेशहीन होती है। कैसी होती है? आवेशहीन होती है। इन पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? आवेश नहीं पाया जाता। एक्सरे किरणों की खोज रोंटजेन ने की है, और इनका उपयोग है ना, उपयोग अपन करते हैं किस में? इनका उपयोग करते हैं, याद रखना है, टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, है ना, पता लगाने के लिए। इसके साथ साथ में इनका उपयोग करते हैं शरीर में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, शरीर में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने के लिए इनका अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लगाने के लिए इनका उपयोग अपन करते हैं। इसके साथ में अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, इनकी जो खोज की है वो रिटर नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है? रिटर नामक वैज्ञानिक ने की है। खोज है इसकी, वो किसने की है? रिटर नामक वैज्ञानिक ने की है। याद रखना है, रिटर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की? अभी खोज की है। और इसके साथ साथ में आपको याद रखना है अदृश्य लिखाई को, अदृश्य लिखाई को पहचानने के लिए इसका क्या किया जाता है?
को पहचानने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया, पहचानने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। अदृश्य लिखाई को पहचानने के लिए, नकली दस्तावेज पहचानने के लिए, जल का शोधन करने के लिए और प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करवाने के लिए, है ना। नकली आप लिख सकते हो, नकली दस्तावेज की पहचान के लिए, नकली दस्तावेज की पहचान के लिए, नकली दस्तावेज की पहचान के लिए, है ना। इसके साथ साथ में आप लिख सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करवाने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करवाने के लिए, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करवाने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किसका बताओ, अल्ट्रावायलेट किरणों का। दृश्य प्रकाश है, इसका सबको पता है कि इस पर आधारित जो घटनाएं हैं, दृश्य प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो आप कहोगे परावर्तन होता है दृश्य प्रकाश से, आप कहोगे अपवर्तन होता है दृश्य प्रकाश से, आप कहोगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, विवर्तन होता है ना, विवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी घटनाएं हैं वो दृश्य प्रकाश से हमें देखने को मिलती है। वर्ण विक्षेपण देखने को मिलता है, आदि घटनाएं हैं। और खोज है वो याद रखना है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन न लिख करके आप क्या लिखो, विवर्तन, है ना, बस विवर्तन याद रखो, विवर्तन तक, अपरावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, और आप याद रखो ध्रुवण, ठीक है ना। और इसकी जो खोज है वो की है न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की, अभी खोज की है, ठीक है ना। अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का क्या बढ़ रहा है, अभी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और जो अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, वो जो खोज है इसकी, वो किसने की है, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है, खोज की है, इसकी याद रखना है, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की है। और याद रखना है टीवी रिमोट में इसका क्या किया जाता है, टीवी रिमोट में इसका उपयोग किया जाता है। और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए टीवी रिमोट में करते हैं इसका उपयोग। और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगे जो है इनका उपयोग अपन करते हैं, या इनका उपयोग अपन करते हैं कहां पर बताओ, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, दूर संचार, रेडियो और राडार में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, दूर संचार में करते हैं, इसके साथ साथ में इसका उपयोग राडार में करते हैं। और रेडियो जो FM रेडियो वगैरह है उसमें याद रखना है रेडियो तरंगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और एक तरंग और बच गई है, अच्छा इसकी जो खोज है ना वो लिख लेना आप, किसने की है, रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की है। खोज किसने की है अभी, मार्कोनी ने की है। किसने की है, मार्कोनी ने इसकी क्या की है अभी, खोज की है। इसके साथ साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे याद रखना है, कौन सी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव जो है, इनका उपयोग अपन करते हैं बेतार संचार में। बेतार संचार में इसका क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। बेतार संचार में इसका उपयोग करते हैं। परावर्तन व ध्रुवण की घटना इसी से देखी जाती है। और खोज जो है याद रखना है वो हेनरी हर्ट्ज ने की है। इसके अलावा माइक्रो ओवन है ना, माइक्रो ओवन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है माइक्रो ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखना है बेतार संचार में। और इसकी जो खोज है वो की है हेनरी हर्ट्ज ने। हेनरी हर्ट्ज ने इसकी क्या की अभी, एक खोज की है। हेनरी हर्ट्ज ने इसकी क्या की अभी, एक खोज की है। हेनरी हर्ट्ज ने इसकी क्या की है, एक खोज की है। ठीक है, ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी। प्रश्न कई बार आ जाता है इनसे, लेकिन आपसे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो आपके पास कि जहाँ से प्रश्न उठ रहा है और वो चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करना है भाई, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है भाई, शेयर करना है इन चीज़ों को। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इन चीज़ों को। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर पर जो चीज़ें थी उन चीज़ों को आपने अध्ययन किया। जैसे तरंगे सभी प्रकार की आपने पढ़ी है ना। अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है और वो चीज़ें क्या है दोस्तों, वो चीज़ है याद रखना प्रश्न, है ना। इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो चैप्टर आपको देखना है, वो प्रश्न आपको देखने हैं, है ना।
वो प्रश्न आपको देखने हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को, यानी कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उन प्रश्नों को अपन क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। और इसी समय हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अभी पीडीएफ निकलवाते हैं और देखते हैं, यहाँ से पीडीएफ निकलवाते हैं। चलो भी पीडीएफ कहाँ मिलेगी जी, पीडीएफ व्हाट्सएप इमेज है आपकी। प्रोनाउंस साइंस कहाँ गया, हाँ ये रहा साइंस एंड न्यू डॉक्यूमेंट इंग्लिश लोकल डिस्क साइंस बाय सतवीर सर। इसमें तो है ये चीज़ें, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ है, न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, ये नहीं है, इंपोर्ट फाइल डाली हुई है, इसके अंदर बोलना एक बार सर को, पीडीएफ कहाँ है। सर को बोलना तो पीडीएफ कहाँ है, देखो पूछो सर ही, टाइम जा रहा है फिर। डॉक्यूमेंट नोट 4.1 4:26 स्ट्रक्चर्स 5:25 चाहिए तो कोई ना जी, मिल गई। अब तो देख ही लेंगे। हाँ जी ठीक है। ये है स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न, और प्रश्न क्या है, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। अब अपन कुछ प्रश्न करेंगे इस चैप्टर पे, जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर खालिस्तान में दर्शाया जाता है, यानी तरंग लंबाई है वो इनमें से किस अक्षर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं, याद रखना है। चलो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ो, बताओ क्या होगा, या आप सीधा ऑप्शन बताओ, ए होगा, ब होगा, स होगा या फिर द होगा, बताओ। देखो गामा को कैसे लिखते हैं, गामा को ऐसे लिखते हैं, है ना, गामा को ऐसे लिखते हैं। गामा खुद क्या है, एक प्रकार की तरंग है, गामा किरण है, एक प्रकार की तरंग है। अच्छा बीटा क्या है, बीटा भी एक प्रकार की क्या है, तरंग है, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। और अल्फा क्या है, अल्फा एक कण है, अल्फा क्या एक प्रकार का कण है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल जिसे अपन कहते हैं, एक प्रकार का कण है, जिसका जो प्रतीक होता है वो होता है 2He, याद रखना है 2He4, और इस पर +2 क्या होता है, आवेश होता है। ये हीलियम का द्विधनावेशित क्या होता है भी, नाभिक होता है, अल्फा कण, ठीक है ना। अब बच गया क्या, लैम्डा, और लैम्डा को अपन इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका उत्तर रहेगा, है ना। तो आप बता दोगे क्या, आपको पता लग गया होगा कि जो आपका तरंग लंबाई, या जिसे अपन कहते हैं तरंग दैर्ध्य, क्या कहते हैं इसे, ऐसे ही अपन कहते हैं दोस्तों, याद रखना है तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य का प्रतीक क्या होता है, उसको किस चीज से लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं अपन लैम्डा से। किससे लिखते हैं भी, लैम्डा से लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आई। तो आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आओ। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली किसी तरंग ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। प्रति सेकंड
इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली किसी तरंग ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, ठीक है ना। और प्यारा सा कमेंट छोड़िए, बताइए तीव्रता कहते हैं, नोट कहते हैं, पिच कहते हैं या संगीत कहते हैं? तीव्रता कहते हैं, नोट कहते हैं या पिच कहते हैं या फिर संगीत कहते हैं? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, हमारी क्लास में इस बात की चर्चा हुई थी कि मान लीजिए कोई तरंग है और इस तरंग को आपने किसी माध्यम में उत्पन्न करवा दिया, ये तरंग इस क्षेत्रफल से गुजर रही है और इसका कितना क्षेत्रफल, मान लीजिए इकाई क्षेत्रफल में से ये तरंग गुजर रही है, तो यहाँ पर ये कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करती जा रही है, वो ऊर्जा ही उस तरंग का क्या कहलाएगी? बताओ, तीव्रता कहलाएगी। तो याद रखना, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली किसी तरंग ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहते हैं भी? तीव्रता कहते हैं। क्या ये प्रश्न समझ में आया? अभी तक 2 प्रश्न है, इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपकी क्लास को क्या करो भी, लाइक करो, है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा, है ना, मैं उसको एक पेन गिफ्ट में करूंगा भाई, है ना। जो भी इसका अच्छा उत्तर देगा, एकदम सही उत्तर बताएगा ना, उसको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो देगा उसको एक पेन गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और आ जाना मेरे से मिलने के लिए, विजन इंस्टीट्यूट में आपके लिए एक अच्छा सा पेन गिफ्ट में तैयार है भाई, ठीक है ना। कौन उत्तर देगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो पहले। और वो क्वेश्चन है आपके पास में, देखो इधर नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है ना। आपको इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक तो अभिकथन दिया गया है और एक क्या दिया गया है? एक कारण दिया गया है ना। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कहता है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आदि रखी जाती है तो आवर्ती दोगुनी हो जाती है, ठीक है। कारण क्या है इसका? वेग बराबर आवर्ती गुणा क्या है भाई? तरंग दैर्ध्य है। वेग बराबर आवर्ती गुणा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। अभी ये है पहला ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, है ना। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, है ना, याद रखना है। चलो, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अभिकथन की उचित व्याख्या है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, ठीक है ना। अभिकथन और कारण दोनों गलत है और अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है भाई? गलत है। अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। आप मुझे प्रश्न का उत्तर बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूं। आप प्रश्न का उत्तर बताओगे जब तक मैं क्या पी लेता हूं भाई? पानी पी लेता हूं, ठीक है ना। हाँ बताओ, 10 सेकंड है। चलो 15 सेकंड आपके पास में, प्रश्न को दोबारा पढ़ो और उसके बाद में उत्तर बताना है ना। सबसे पहले जो इसका उत्तर देगा उसको एक पेन मेरी तरफ से क्या है भाई? गिफ्ट में है। देखो, अभिकथन और कारण दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की उचित व्याख्या, कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता। देखो, अभिकथन तो सही है, सबको पता है। क्या कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है ना। उसके बाद में अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। देखो, ये ऑप्शन इसका क्या है भाई? सही है। ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। कैसे? इधर देखो, आपने पढ़ा था V बराबर क्या होता है बताओ? N गुणा क्या है? लैम्डा है। V बराबर N गुणा क्या है? लैम्डा है। जब वेग स्थिर है और तरंग दैर्ध्य आदि रखी जाती है तो आवर्ती क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। अरे यहां से हम तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। कैसे?
आवृत्ति कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसका मतलब v अपॉन क्या है, लैम्डा, और बराबर में क्या है, आवृत्ति है ना। यहां पर आपने वेग को क्या कर दिया, वेग को कर दिया भाई स्थिर, क्या कर दिया, वेग को स्थिर कर दिया है, ठीक है ना। तो लैम्डा, लैम्डा क्या दे रखा है, जब वेग स्थिर है तो तरंग दैर्ध्य को क्या रखा जाता है, आधी रखा जाता है। तो याद रखना है जो आवृत्ति है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी यानी 1 हो जाती है। मैंने कहा था जब लैम्डा घटेगा तो आवृत्ति क्या होगी, बताओ, बढ़ेगी। आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, अभिकथन भी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ये प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या ये प्रश्न समझ में आया? अगर ये प्रश्न समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? देखो हमने पढ़ा था तरंग के गुण, है ना, कौन कौन से, तरंग दैर्ध्य पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तरंग दैर्ध्य, तरंग की विशेषता या तरंग दैर्ध्य, जो आपकी तरंग के गुण धर्म पढ़े थे। तरंग का आयाम भी होता है, ये भी पढ़ा था। तरंग की आवर्ती होती है, ये भी पढ़ा था। क्या माध्यम इसका गुण होता है, क्या माध्यम इसका गुण नहीं होता? तो इसकी जो उत्तर रहेगा इसका वो रहेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा रहेगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलो। यदि एक तरंग की आवर्ती बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यदि एक तरंग की आवर्ती बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? देखो वही है कि v बराबर में क्या है, n गुणा क्या है, बताओ, लैम्डा है। v बराबर में n गुणा क्या है, लैम्डा है। पहले तो आप इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में आपको उत्तर देना है। ऑप्शन कौन सा रहेगा बताओ, ए रहेगा, ब रहेगा, स रहेगा या फिर द रहेगा? चलो देखते हैं। इस प्रश्न से ये, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। और कैसा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवर्ती बढ़ती है, तरंग की क्या बढ़ती है, आवर्ती बढ़ती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो v अपोन में क्या है, लैम्डा है, और याद रखना है बराबर में क्या है, n है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो v अपोन में n बराबर में क्या है, लैम्डा है। यदि आवर्ती बढ़ रही है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बताओ, घट जाएगा। तो याद रखना है यह घट जाती है, इसका उत्तर क्या रहेगा, यह घट जाती है, क्योंकि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में, कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? हमने ये कहा ना कि जो माध्यम के कण हैं वो यदि तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, या तो आगे या फिर पीछे की तरफ क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो आप ये कह सकते हो इस तरंग संचरण की दिशा के ये क्या हो गए हैं, ये समानांतर हो गए हैं, है ना। तो याद रखना है इसका उत्तर क्या होगा भी, समानांतर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, समानांतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भी, 4 रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न आपने पढ़ा है, ठीक है ना। बताओ क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे गुरुजी इसको क्या कहा जाता है, क्या टिक कर दूं? बताओ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो, क्या ब इसका सही उत्तर होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, याद रखना है ब। आगे चलें, चलो आगे। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? यहाँ पर किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? मैंने ये कहा कि यदि कोई माध्यम है, इस माध्यम में यदि कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या कर रहे हैं, बताओ, कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो वो तरंग कौन सी है? तो वो तरंग है, याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग है भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के बारे में सही है?
और कौन सा कथन प्रकाश तरंग के बारे में सही है। ये प्रश्न का यदि आप आंसर देते हो तो मैं विजन इंस्टीट्यूट में आपको लगभग 1:30 बजे मिलूंगा, और आकर के सबसे पहले यदि कोई कमेंट करता है इस प्रश्न का सही उत्तर तो मेरे से एक पेन ले जाना गिफ्ट में, है ना। 1:30 बजे मैं आपको कहां पर मिलूंगा, विजन इंस्टीट्यूट में मेरी क्लास होती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो क्या है, दोनों अनुप्रस्थ तरंग है। क्या दोनों अनुप्रस्थ तरंग है क्या? अरे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि क्या अनुप्रस्थ तरंग है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। दोनों अनुदैर्ध्य, बताओ प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है क्या? नहीं है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही नहीं है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन याद रखना ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि खाली स्थान से बढ़ती है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आयाम के द्वारा बढ़ती है। यदि रेडियो तरंगों का आयाम अधिक होगा तो उनकी याद रखना रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि भी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी, है ना। आगे चलें। आगे जो अगला क्वेश्चन है, तरंग का आयाम खाली स्थान होता है। तरंग का आयाम खाली स्थान होता है, तो आप ये माध्य स्थिति है, और इस माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तक विस्थापन और अधिकतम गहराई तक जो विस्थापन है ये भी आयाम कहलाएगा। और याद रखना ये भी क्या कहलाएगा भाई? आयाम कहलाएगा। तो तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, ठीक है ना। ये नहीं होगा। माध्यम के कणों द्वारा माध्य स्थिति के माध्य स्थान के किसी भी तरह की एक अधिकतम दूरी, किसी भी तरह की एक अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी आपकी? याद रखना क्या कहलाएगी भी? तरंग दैर्ध्य आपका आयाम कहलाएगा। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी और एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी, ठीक है ना। ये नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? आप याद रखना है, उत्तर नंबर ऑप्शन 2 होगा। आगे चलें। देखो ये प्रश्न है, अब एक तरंग की गति 350 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवर्ती ज्ञात करो। तो पहले तो आपको इसमें फॉर्मूला देखना है, क्या लगेगा। फॉर्मूला, एक तरंग का वेग दे रखा है आपको, चाल v बराबर n गुना क्या है बताओ? लैम्डा है। पहले तो उत्तर बताओ कितना आ रहा है। सबके पास में केवल 20 सेकंड का समय है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या ऑप्शन ए होगा? क्या ऑप्शन बी होगा? क्या ऑप्शन सी होगा? क्या ऑप्शन डी होगा? जल्दी जल्दी चलो, आपके पास में केवल 20 सेकंड का समय है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, ठीक है ना। देखो 20 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं, इधर देखो। यदि v बराबर n गुना लैम्डा है, तो आपके पास में v का तरंग की गति यानी v का मान दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 350 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा का मान दे रखा है आपको कितना? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। जबकि आवर्ती आपको ज्ञात करनी है। देखो ये मीटर के अंदर है और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर वाले को किस में बदलना होगा? मीटर में बदलने, या मीटर वाले को किस में बदलने? सेंटीमीटर में। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप तो बस 2 सेंटीमीटर को किस में बदल लो? मीटर में बदल लो। और सबको पता है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो आप कहोगे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना 100 आपके जो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, उसको आपको भाग देना पड़ेगा। याद रखना 2 बटा किससे? 100 से। किससे देना पड़ेगा? 2 बटा 100 से। तो ये जो आपके पास में आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा भाई? 0.02 क्या आ जाएगा आपके पास में मीटर आ जाएगा। 0.02 मीटर क्या आ जाएगा आपके पास में, है ना। अब आपके पास में लैम्डा का मान कितना हो गया है? 0.02 मीटर हो गया है, ठीक है ना। और आपको क्या ज्ञात करनी है? इसकी आवर्ती ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आवर्ती ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे इस आवर्ती ज्ञात? इसकी आवर्ती ज्ञात कैसे करोगे आप? इसकी आवर्ती जो है वो इस प्रकार से ज्ञात करोगे। कैसे?
v अपोन में क्या हो जाएगा भाई बताओ, लैम्डा हो जाएगा, बराबर में क्या है, n है। v का मान आपको कितना दे रखा है, 350 मीटर दे रखा है, 350 मीटर, और भाग में कितना 0.02। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 2, और ये आपके पास में कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 17,000, 3 2 एकम 2 और 7 दुए 14, 1 और बच गया, ये आ जाएगा आपका, है ना 17,500, ऑप्शन में है नहीं। चलो कोई ना, इतना उत्तर आएगा आपका, ठीक है। 3 2 एकम 2 और 1 बच गया, 7 दुए 14, और ये बच गया आपका कितना, 7 दुए 14, 1 बच गया, उतारा 0, और कितना 5 दुए 10, ये उत्तर आएगा आपका, ठीक है ना। हाँ तो याद रखना, इसमें आपको कर लेना है काट करके, चलो इसको ही कर लेते हैं, है ना, ये उत्तर आ जाएगा। ये 5 कर लेना सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। कितना करोगे यहाँ पर 5 कर लेना भाई। आगे चलें, चलो क्या ये बात समझ में आई सबको। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 60 तरंग शिखर और शिखर और गर्त तरंग उत्पन्न करती है ना, गर्त तरंग उत्पन्न करती है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, देखो तरंग की क्या पूछी है, आवृत्ति पूछी है, और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है ना। तो आप सबको पता है n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है, याद रखना है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, किए गए कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या होती है, ठीक है ना। अब कंपनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 60 है, यानी एक तो क्या है शिखर और जो गर्त है वो कितने हैं, 60 तरंग जो है वो शिखर उत्पन्न कर रही है, और 60 ही क्या कर रही है, गर्त उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब है कि कंपन कितना हो गया, 60 कंपन हो गए, है ना। कितने, यहां से लेकर के यहां तक एक कंपन हो जाता है, 60 ही इसकी संख्या बता रखी है और 60 ही इसकी संख्या बता रखी है। मतलब क्या हो गया भी, ये क्या है, ये कंपन है। तो कितने कंपन हो गए, 60। कितने कंपन हो गए भी, 60 हो गए, ठीक है ना। और इसमें आपसे पूछा क्या है, तरंग की आवृत्ति पूछी है, तो प्रति सेकंड यानी 0 कंपनों की संख्या 0.4, या सॉरी आप ये से करोगे 60 अपॉन क्या करोगे, 0 क्या करोगे, 4 करोगे। ये एक पॉइंट यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, 0 लगेगा, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 5 चौके कितने आ गए, 60, और एक क्या बच गया आपके पास में, ये 0 बच गया। तो इसकी आवृत्ति आ जाएगी आपके पास में कितनी, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति आ जाएगी। क्या ये समझ में आया। आपको कंपनों की क्या पूछी है, आवृत्ति पूछी है, और आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। तो याद रखना 60 ही तो शिखर है और 60 ही क्या है, गर्त है। तो याद रखना यहां से लेकर के यहां तक एक तरंग बन गई है, और याद रखना तरंग वही चीज है जो एक आपका क्या होगा, कंपन होगा। तो कंपन कितने हो रहे हैं, 60 कंपन हो रहे हैं। तो याद रखना है प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, 60 को 0.4 सेकंड से क्या दोगे आप, भाग दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा, और 50 हर्ट्ज इसकी क्या है भाई, आवृत्ति है। नेक्स्ट देखो, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। आवर्तकाल जो होता है ना, आवर्तकाल वो होता है दोस्तों, याद रखना है 1 अपॉन क्या होता है, आवृत्ति होता है। 1 अपॉन क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन क्या होता है, समय होता है। 1 अपॉन क्या होता है भाई, समय होता है। और आपको सॉरी आवृत्ति, आवृत्ति जो बराबर होती है वो 1 अपॉन क्या होता है, समय, और या फिर आप कह सकते हो आवर्तकाल। क्या कह सकते हो, आवर्तकाल कह सकते हो, ठीक है ना। आपको आवर्तकाल, समय अंतराल मतलब आवर्तकाल दिया गया है, और आपको ज्ञात क्या करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति ज्ञात करनी है तो कैसे, तो याद रखना 1 अपॉन आवर्तकाल की जगह आप रख दो 0.04, क्या रख दो 0.04, और याद रखना ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर 2 0 लग जाएगी। तो 4 एकम 4 और 25 चौके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 हर्ट्ज आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे भाई, शेयर करोगे। और ट्यूशन की प्रैक्टिस दोबारा से आपको क्या करनी है भाई, घर पे करनी है, ठीक है ना। आगे देखो,
लंगर डालकर रुकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति पूछी है आपसे, नाव के हिलने की क्या पूछी है आपसे, आवृत्ति पूछी है। यानी लंगर लगा करके नाव को रोका गया है और रोकने के बाद में नाव जो है वो तरंग उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार से क्या उत्पन्न कर रही है, तरंग उत्पन्न कर रही है पानी के अंदर, ठीक है ना, हिल रही है। तो तरंगों का ऊपरी सिरा, तरंगों का ऊपरी सिरा, ये सिरा और ये सिरा याद रखना है कितना, 100 मीटर एक दूसरे से क्या है, अलग है। 100 मीटर एक दूसरे से क्या है, अलग है। और याद रखना क्रमागत दो सुरंग के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, लैम्डा। तो आपके पास में जो लैम्डा का मान है वो कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। और याद रखना है इसका जो v है आपके पास में वो दे रखा है, वेग 25 मीटर क्या दे रखा है भाई, प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है नाव के हिलने की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो v बराबर में n गुणा क्या होता है, लैम्डा होता है। और आपको v अपॉन लैम्डा इधर ले आओ, n आपके पास में आ जाएगा। कितना बताओ, v का मान कितना है, 25 है। v का मान कितना है बताओ, 25 है। और याद रखना ये कितना है आपके पास में, 100 है। कितना है, 100 है। तो 25 से कम 25 और 25 चौके कितने हो गए, 100। 25 चौके कितने हो गए, 100। तो 1 बटा क्या आ गया, 4। 1 बटा 4 को हल करोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास में। और एक 0 पॉइंट लगा करके 0 उतारोगे तो आपके पास में कितना आ गया, याद रखना है कितना आ गया, 10 हो गए। 4 दूए कितने हो गए, 8, बच गए 2। और याद रखना है कितना आ गया, 0 उतार दिया हमने। तो याद रखना है 4 पांजे कितने हो गए, 20। तो आवृत्ति आ जाएगी, याद रखना है 0.25 हर्ट्ज इसकी क्या आ जाएगी भी, आवृत्ति आ जाएगी। 0.25 हर्ट्ज इसकी क्या आ जाएगी भी, आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है ना। क्या ये चीजें समझ में आई आपको, है ना। कैसे लगे आज के आपके क्वेश्चंस। तरंग वाला चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर विजन इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ गए हो तो बस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विजन इंस्टीट्यूट के साथ में जोड़ो, ताकि देखो यहाँ पर जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा ना वो एक से बढ़कर एक टीचर होगा। जैसे हमारे जाने माने हस्ती जो कि अजय सर है, खुद आपको जीके करा रहे हैं। इंग्लिश, द इंग्लिश गुरु दयाल सर आपको इंग्लिश करवाएंगे। साइंस में आपको करवा रहा हूँ, और भी बेहतरीन फैकल्टीज संस्था के साथ में जुड़ी हुई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।